आपको ये बताते हैं कि जमीन और हवा के बाद अब इजराइल ने समुद्र से भी गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। आज पहली बार इजराइल की नौसेना ने भूमध्य सागर से दक्षिणी गाजा के 13 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें हमास के टनल नेटवर्क को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। हमास ने जो सुरंगों का एक नेटवर्क बनाकर रखा है उसे नुकसान पहुंचा है और कई आतंकवादी भी इन हमलों में मारे गए हैं, जिनमें हमास के 2 टॉप कमांडर्स भी शामिल हैं। इस समय इजराइल ने गाजा पट्टी के इलाके को हवा, पानी और जमीन तीनों तरफ से घेरा हुआ है। एक तरफ उसके 100 से भी ज्यादा टैंक उत्तरी गाजा के इलाकों में दाखिल हो चुके हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में इजराइल की वायुसेना ने, वहां की एयरफोर्स ने गाजा में 258 ठिकानों को अपना निशाना बनाया है और इन हमलों में हमास का वो आतंकवादी भी मारा गया है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का नेतृत्व किया था। यानी उससे भी इजराइल ने अपना बदला ले लिया है और हवाई हमलों के साथ अब इजराइल भूमध्य सागर की तरफ से दक्षिणी गाजा के इलाकों को भी अपना निशाना बना रहा है। यानी अब समुद्र से भी हमला हो रहा है। इस युद्ध में इजराइल ने उत्तरी गाजा का नक्शा अब पूरी तरह से बदल दिया है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो सैटेलाइट से ली गई हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे कि उत्तरी गाजा के जिन इलाकों में मई के महीने तक बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स और रिहायशी इलाके नजर आते थे, वो तमाम इलाके अब मिट्टी और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। देखिए, ये 10 मई की तस्वीर 2013 की और 2023 की, 10 मई 2023 की तस्वीर यहां आपके सामने है और फिर 21 अक्टूबर 2023 की तस्वीरें यहां आप देख सकते हैं। तो पहले की तस्वीरों में और अब की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाजा का जो पूरा स्वरूप है वो ही बदल गया है। अब आपको गाजा में हुए एक बड़े दिलचस्प सर्वे के बारे में बताते हैं, जो 28 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच हुआ था। इस सर्वे में गाजा के लोगों से यह पूछा गया कि उन्हें आतंकवादी संगठन हमास पर भरोसा है या नहीं, जिसमें गाजा के सबसे ज्यादा 44% लोगों ने यह कहा कि उन्हें हमास पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जबकि 23% लोगों ने कहा कि उन्हें हमास पर ज्यादा भरोसा नहीं है और सिर्फ 29% लोगों ने ही यह कहा कि उन्हें हमास पर भरोसा है। तो गाजा के लोगों पर जो सर्वे हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि गाजा में फिलिस्तीन के जो मुसलमान हैं, जो फिलिस्तीन के मुसलमान वहां रहते हैं, उनमें ज्यादातर हमास के साथ नहीं है और वो हमास पर भरोसा नहीं करते। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि यह सर्वे है 28 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच इस साल, और जो इजराइल पर हमला हुआ था वो हुआ था 7 अक्टूबर को। यानी इजराइल पर हुए हमास के हमले से ठीक एक दिन पहले का यह सर्वे है और उस दिन तक आप देख सकते हैं कि हमास की जो लोकप्रियता है वो फिलिस्तीन में और गाजा में कोई खास नजर नहीं आ रही है। 44% लोग ये कहते हैं कि उन्हें हमास पर यकीन है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप हमारे देश भारत को देखिए, जहां एक खास वर्ग को हमास के आतंकवादियों पर अटूट भरोसा है। 26 अक्टूबर को केरल में फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में एक रैली हुई थी, जिसका आयोजन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से किया गया था। यह केरल की वही पार्टी है जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। यह भी नोट करने वाली बात है, यह पार्टी विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन कल इस पार्टी के एक विधायक M.K. मुनीर ने कहा कि गाजा में जो लोग वहां की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें आतंकवादी कहना सही नहीं है। और यह ठीक वैसा ही है जैसे अंग्रेज भारत के स्वतंत्रता सेनानी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह को आतंकवादी मानते थे, और अब इसी तरह से गाजा के स्वतंत्रता सेनानियों को भी आतंकवादी कहा जा रहा है, जबकि वहां के लोग और ये सब लोग उन्हें आतंकवादी नहीं मानते। यानी गाजा के लोगों को हमास पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे देश के खास वर्ग को हमास के आतंकवादी अब स्वतंत्रता सेनानी लगते हैं। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो इन्हें हमास के आतंकवादियों में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नजर आ रहे हैं, इन्हें भगत सिंह नजर आ रहे हैं, और ये आतंकवादियों की तुलना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से कर रहे हैं, जिस पर हमें पूरे देश को कड़ी आपत्ति होनी चाहिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इसी रैली में कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी शामिल हुए थे, लेकिन आज शशि थरूर की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बिना किंतु परंतु के इसी मंच से हमास को आतंकवादी संगठन कहा, और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। शशि थरूर ने क्या कहा वो भी देखिए। You are here for peace and human rights. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു വലിയൊരു അഭിമാനമാണ്. This may well be one of the most important political rallies we have seen in India and perhaps across the world in defense of human rights and in favor of peace. This is a rally for peace. तो शशि थरूर की तारीफ होनी चाहिए, और शशि थरूर ने इस मंच से जो भी कुछ कहा, असल में हर एक भारतीय का यही स्टैंड होना चाहिए। इस युद्ध के बीच साउथ चाइना सी में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 24 अक्टूबर को जब अमेरिका का एक बॉम्बर प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर अपने एक रूटीन ऑपरेशन के तहत उड़ान भर रहा था, उसी दौरान चीन के एक फाइटर जेट ने इस बॉम्बर प्लेन का रास्ता रोकने की कोशिश की, और इसकी वजह से दोनों विमान एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बीच सिर्फ 10 फीट की दूरी रह गई थी, और इस दौरान ये दोनों ही विमान आपस में कभी भी टकरा सकते थे। ऐसी स्थिति थी, ये इतने करीब थे एक दूसरे के। आप भी इस घटना का पूरा वीडियो देखिए जिसमें आपको दिखाई देगा कि अमेरिका का बॉम्बर प्लेन है और उसके ठीक बगल में चीन का फाइटर जेट आकर 10 फीट की दूरी पर उड़ान भरने लगता है। देखिए, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन ने उसके बॉम्बर प्लेन का रास्ता रोककर दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाने की कोशिश की है, और चीन ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहा है। जबकि चीन का कहना है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने जो वीडियो जारी किया है उससे यह पता चलता है कि अमेरिका ही साउथ चाइना सी में उकसाने वाली गतिविधियां कर रहा है। लेकिन यहां अब आप कुछ और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की हैं, जहां चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से आज मुलाकात की है। चीन के विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पर अमेरिका आए हैं, और ऐसी खबरें हैं कि उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी आगे चलकर हो सकती है। तो सोचिए, चीन और अमेरिका के दोनों विदेश मंत्री एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। अब यह सोचने वाली बात है कि वैश्विक कूटनीति में दो देशों के नेता जो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि वो विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। फोटो खिंचवाते हैं, हाथ मिलाते हैं, बड़े बड़े शांति के बयान देते हैं, लेकिन जब वो हाथ मिलाकर वापस जाते हैं तो अपनी सेना से यही कहते हैं कि दुश्मन देश पर अपने हमले जारी रखो। तो जो डिप्लोमेसी होती है, जो इस तरह की बैठकें होती हैं, ये मीडिया के सामने कुछ और दिखाते हैं, तस्वीरें कुछ और कहती हैं, लेकिन कमरे के पीछे कुछ और होता है, दरवाजे के पीछे कुछ और होता है। यानी हमारे यहां जो कहावत कही जाती है कि मुंह में राम और बगल में छुरी, वो वैश्विक राजनीति में भी अमेरिका और चीन एक दूसरे के साथ ठीक वही कर रहे हैं। हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने भारत के युवाओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी है, और आप भी इस खबर को देखने के बाद कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत की मशहूर आईटी कंपनी इंफोसिस के को फाउंडर एन नारायण मूर्ति ने कहा है कि अगर भारत चीन जैसे देशों से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, यानी अगर भारत चीन को पीछे छोड़ने का सपना देख रहा है, तो इसके लिए भारत के युवाओं को एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना होगा। 70 घंटे प्रति सप्ताह भारत के युवकों को काम करना होगा, यानी
मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब हम चीन से आगे निकलेंगे। 70 घंटे का मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में बिना छुट्टी लिए यानी बिना वीकली ऑफ लिए काम करता है तो उसे प्रतिदिन 10 घंटे काम करना होगा, और अगर वो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी लेता है यानी एक वीकली ऑफ लेता है तो उसे प्रतिदिन लगभग 12 घंटे काम करना होगा। जिसकी वजह से अब इस सुझाव को लेकर हमारे ही देश में काफी बहस हो रही है। हम आपको इस बहस का ब्लैक और व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि 77 वर्ष के नारायण मूर्ति को ऐसा क्यों लगता है कि अगर भारत के युवा हफ्ते में 70 घंटे काम करेंगे तो इससे हमारा देश चीन से आगे निकल जाएगा और चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नारायण मूर्ति ने कहा क्या है, पहले यह देख लीजिए। नारायण मूर्ति के इस बयान का एक लाइन में सार यह है कि भारत को अगर चीन जैसे देशों से आगे निकलना है तो हमारे देश के युवाओं को अब से कहीं ज्यादा परिश्रम करना होगा, और ज्यादा परिश्रम करने के लिए उन्हें अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे। वैसे भी वो ये कहते हैं कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, अपने जीवन में भी कुछ बड़ा करना है, तो आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपनी कहानी भी बता रहे हैं कि वो भी बहुत मेहनत किया करते थे, वो भी 70 घंटे से ज्यादा काम किया करते थे। नेताओं को भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और देश को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी कोई बड़ी कंपनी बनानी है, आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम किए कोई शॉर्टकट नहीं है। हालांकि जो लोग एन नारायण मूर्ति के सुझाव से सहमत नहीं हैं, उनका कहना है कि अगर वो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी लेने के बाद 6 दिन 70 घंटे काम करते हैं तो इसके लिए उन्हें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दफ्तर में ही रहना होगा या काम पर ही रहना होगा, क्योंकि 6 दिन अगर आप काम करेंगे तो हफ्ते में 70 घंटे पूरा करने के लिए रोज 12 घंटे काम करना है। यानी काम के बाद लोगों के पास अपने लिए, अपने निजी जीवन के लिए, परिवार के लिए सिर्फ 12 घंटे ही बचेंगे, और इनमें भी 8 घंटे सिर्फ सोने में निकल जाएंगे। तो लोग इस थ्योरी पर सवाल भी उठा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हुए इस सुझाव का मजाक उड़ा रहे हैं कि दफ्तर आने जाने के दौरान जो समय ट्रैफिक जैम में बर्बाद होता है, क्या उस टाइम को भी वर्किंग आवर्स में ही गिना जाएगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या हफ्ते में 70 घंटे काम करने से उनकी सैलरी भी डबल हो जाएगी। यानी जितने लोग उतनी बातें। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस बयान के भाव को समझ रहे हैं, जो ये जानते हैं कि बिना परिश्रम किए काम नहीं चलेगा। इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन भारत के पास है। भारत में लगभग 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कामगारों की श्रेणी में आते हैं। सोचिए, 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे यहां काम करने वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं। सबसे बड़ी हमारी पॉपुलेशन ऐसी है पूरी दुनिया में, जबकि भारत के बाद सबसे ज्यादा 91 करोड़ कामगार चीन के पास है। तो भारत इस मामले में नंबर 1 पर है। हमारे पास 92 करोड़ वर्कर्स हैं और चीन के पास है 91 करोड़। लेकिन फिर भी चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना बड़ी है। इसलिए आज आपके लिए भी सवाल यह है, थोड़ा सा सोचिए आज इसके बारे में, कि जब हमारे पास और चीन के पास लगभग उतनी ही जनसंख्या है, लगभग उतने ही कामगार हैं, उतने ही हाथ हैं, उतने ही इंसान हैं, तो फिर चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बड़ी कैसे है? क्या वो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या उनके पास कुछ और कोई खास ऐसी विधि है जो भारत से आगे निकल गए? चीन की अर्थव्यवस्था 1587 लाख करोड़ की है और भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 306 लाख करोड़ रुपए की है। देखिए, वो है 1,500 लाख करोड़ के आसपास, 1600 लाख करोड़ आप कह सकते हैं लगभग, और हम हैं 306 लाख करोड़। इसी तरह जापान की आबादी सिर्फ 12.5 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत 140 करोड़ लोगों के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत की आबादी इस समय लगभग 142 करोड़ के आसपास मानी जाएगी। तो जापान 12.5 करोड़ की आबादी के साथ सोचिए 347 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बना चुका है और हम 142 करोड़ की आबादी के साथ अभी भी 306 लाख करोड़ की इकोनॉमी पर खड़े हैं। और यह स्थिति भी तब है जब चीन और जापान, ये दोनों ही देश तेजी से बूढ़े हो रहे हैं और भारत के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत में लोगों की औसत उम्र इस समय 28 वर्ष है, जबकि चीन के लोगों की औसत उम्र इस समय 39 वर्ष है
और जापान का तो और भी बुरा हाल है। जापान में औसत उम्र है 49 वर्ष, यानी जापान अब बूढ़ा हो चुका है और चीन भी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। इन आंकड़ों से आप समझ पाएंगे कि चीन और जापान जैसे देश आज बूढ़े होते हुए भी भारत से ज्यादा विकसित और अमीर हैं। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब इन देशों की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी में, जब इनके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हुआ करते थे, तब इन देशों के युवाओं ने दिन रात एक करके परिश्रम किया। यानी जब इनकी पूरी आबादी हमारी आबादी की तरह युवा थी तो इनके पास दो विकल्प थे, या तो ये समय बर्बाद करते और या फिर दिन रात मेहनत करते। इनके युवाओं ने दिन रात परिश्रम किया और जापान में तो लोगों ने अपने देश की तरक्की के लिए इतनी मेहनत की कि आज भी वहां लोग दिन में मुश्किल से 6 घंटे भी सो नहीं पाते। यानी ऐसा नहीं है कि दुनिया के जो देश आज अमीर हैं, विकसित हैं, वो भी पहले अमीर ही हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। ये देश इसलिए अमीर और विकसित बने क्योंकि इन देशों के लोगों ने अपने जमाने में जब इनका समय आया मेहनत करने का तो उन्होंने जबरदस्त परिश्रम किया। आज जिन देशों में आप जाना चाहते हैं, जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिन देशों का वीजा हासिल करने के लिए आप घंटों लाइनों में लगे रहते हैं, जहां की सिटीजनशिप पाने के लिए आप सपने देखते हैं, क्या ये देश शुरू से ऐसे ही थे? जवाब है शुरू से ऐसे नहीं थे। ये देश धीरे धीरे अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं कि आज भारत में रहने वाले लोग वहां रहने का सपना देखें। उदाहरण के लिए वर्ष 1905 में जब अमेरिका एक विकसित देश बनने के लिए प्रयास कर रहा था, तब वहां के लोग हफ्ते में लगभग 60 घंटे काम करते थे। अमेरिका के लोगों के इसी परिश्रम ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना दिया। और जैसे जैसे अमेरिका समृद्ध हुआ, वहां लोगों के वर्किंग आवर्स कम होते चले गए और आज अमेरिका में लोग हफ्ते में लगभग सिर्फ 35 घंटे ही काम करते हैं, क्योंकि आज वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। और अमेरिका में भी आप जानते हैं तमाम लोग बाहर से ही आए थे। इसी तरह जापान जब एक विकसित देश नहीं था, तब वहां लोग हफ्ते में 65 से 68 घंटे काम करते थे, जिसकी वजह से जापान इतनी तरक्की कर पाया। और आज जब जापान एक विकसित देश बन चुका है तो वहां के लोग हफ्ते में सिर्फ 34 घंटे के आसपास काम कर रहे हैं। और इसी तरह चीन के लोगों ने भी अपने समय में बहुत परिश्रम किया है। आज से कुछ दशक पहले जो स्थिति इन देशों की थी, आज वही स्थिति भारत की है। और इसीलिए अगर भारत के युवा आज अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करते हैं तो भारत भी तरक्की की नई कहानी लिख सकता है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि भारत के बहुत सारे युवा ज्यादा परिश्रम करना ही नहीं चाहते। आप जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये दोनों देश अमेरिका और जापान ऐसे शीर्ष पर हैं कि अब इनके लोगों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है और वहां मुश्किल से 35 घंटे एक हफ्ते में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भारत को अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन भारत के लोगों ने अभी से ही हफ्ते में 35-40 घंटे ही काम करना शुरू कर दिया है, जबकि भारत के लोगों को 70 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में। भारत के लोगों को जब ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, तब हमारे देश के लोग हफ्ते में औसतन 45 से 48 घंटे ही काम कर रहे हैं। और यहां एक बड़ी बात यह है कि भारत में इससे जुड़े कानून भी यही कहते हैं कि देश में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कामगार से 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता एक हफ्ते में। लेकिन हमें लगता है कि समय के साथ भारत को इन कानूनों के बारे में भी अब सोचना चाहिए। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, ऐसे लोग जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं, वो आज भी 70 से 80 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया में यह कानून है कि वहां लोग हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन देश की तरक्की के लिए अब वहां की सरकार एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत वहां युवाओं से हफ्ते में 69 घंटे काम कराया जा सकेगा। असल में यह पूरा विषय इस बात से जुड़ा है कि देश के लोग अपने देश की तरक्की के लिए ज्यादा परिश्रम करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो भारत में 15 से 29 वर्ष के युवा हर दिन सोशल मीडिया पर 3 घंटे रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखने में बिताते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि हफ्ते में हर युवा के 21 घंटे सिर्फ रील्स या अपना मोबाइल फोन, इंटरनेट देखते हुए ही बर्बाद हो जाते हैं। और इन रील्स को देखने से हमारे देश का, हमारे समाज का, इन युवाओं के परिवारों का या इन युवाओं का कोई फायदा नहीं होता। तो सोचिए, हफ्ते में 21 घंटे तो हमारे युवा सिर्फ रील्स देख रहे हैं, तो 70 घंटे काम कब करेंगे? सोचिए, अगर यही युवा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में 21 घंटे अतिरिक्त जोड़ लेते हैं, तो इससे
इन्हें कितना लाभ होगा, इनके परिवार को, इनकी कंपनी को, इनके समाज को कितना लाभ होगा और फिर देश को कितना फायदा होगा। क्योंकि अभी वर्क प्रोडक्टिविटी के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही कमजोर है। भारत में एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है तो देश को औसतन 705 रुपए मिलते हैं। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति जब 1 घंटे काम करता है तो देश को 705 रुपए मिलते हैं। लेकिन इसी जगह चीन में जब एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है तो चीन को 1200 रुपए मिलते हैं, जापान को 3200 रुपए मिलते हैं, फ्रांस में 4800 रुपए मिलते हैं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इससे 6000 रुपए मिलते हैं। सोच लीजिए, हमारे यहां एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है, देश को 705 रुपए। अमेरिका में एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है, देश को, इकोनॉमी को 6000 रुपए का फायदा होता है। यानी भारत के लोगों की जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो सबसे कम है और भारत के बहुत सारे युवा आज ज्यादा काम करने के बजाय सोशल मीडिया पर घंटों रील्स देखना पसंद कर रहे हैं और वो शायद हफ्ते में 70 घंटे काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। सबकी बात तो हम नहीं कर सकते और ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि ये सारे युवा ही ऐसे हैं। आज भी हमारे देश में प्रतिभाशाली युवाओं की कमी नहीं है। ऐसे युवाओं की कमी नहीं है जो परिश्रम करना चाहते हैं। अगर उन्हें सही मौका मिले, अगर उन्हें सही पढ़ाई लिखाई का मौका मिले, सही कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, उसके बाद सही नौकरी मिल जाए तो वो बहुत काम कर सकते हैं और काम करने का उनके अंदर मादा भी है। इसलिए ये जो एक समस्या है ये एक बहुत बड़ी है और भारत को एक राष्ट्र के रूप में, चाहे उसमें सरकार हो, चाहे उसमें भारत के लोग हों, इन्हें मिलजुल कर यह देखना होगा कि कैसे भारत के 142 करोड़ लोग अपने देश को दुनिया की एक महाशक्ति बना सकते हैं। आज अगर आप चाहें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर प्रेरणा ले सकते हैं, जो हर दिन 18 घंटे काम करते हैं और एक हफ्ते में औसतन लगभग 125 घंटे काम करते हैं। और आज भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब प्रधानमंत्री मोदी सुबह से काम पर लगे हैं। आज मैं आपको बताता हूं, आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9 बजे अपने घर से निकले थे और रात को 11 बजे वो अपने घर में वापस आएंगे। इसलिए अब आप ये देखिए कि आज अगर मैं एक दिन का उदाहरण आपको दूं प्रधानमंत्री मोदी के एक दिन की दिनचर्या का, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह से लेकर अब तक क्या क्या किया है और मुझे लगता है इससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। आज सबसे पहले सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने घर से दिल्ली के भारत मंडपम के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया जिसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग आधे घंटे का भाषण दिया और कहा कि 6G की सेवाओं में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और अब भविष्य पूरी तरह भारत का है। भारत में पिछले 1 वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं।
तो यह कार्यक्रम था टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चित्रकूट के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां एक अस्पताल की नई बिल्डिंग का उन्होंने उद्घाटन किया। तो देखिए, पहले टेक्नोलॉजी, फिर अध्यात्म। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चित्रकूट में ही तुलसी पीठ से जुड़े एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने तुलसी पीठ के जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य से मुलाकात की और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट के रघुवीर मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। और चित्रकूट के इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद दिल्ली लौटे और दिल्ली आने के बाद उन्होंने गवर्नेंस को लेकर, यानी प्रशासन को लेकर एक बैठक की और फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और अब भी प्रधानमंत्री मोदी अपने घर नहीं पहुंचे हैं और वो रात को 11 बजे दिल्ली में अपने घर पहुंचेंगे। यानी अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के आज के पूरे दिन को देखेंगे तो इसके कई रूप आपको नजर आएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी पर भी कार्यक्रम था, इसमें धर्म पर भी कार्यक्रम था, इसमें अध्यात्म पर भी कार्यक्रम था और इसमें गवर्नेंस को लेकर भी बैठक थी। और 9 बजे वो निकले अपने घर से और अब रात को 11 बजे वापस पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इतने सारे कार्यक्रमों में तब हिस्सा लिया जब वो कल रात को 12 बजे ही गोवा से दिल्ली लौटे थे। यानी कल रात को 12 बजे वापस लौटे हैं दिल्ली गोवा से और आज सुबह 9 बजे फिर निकल गए। कल प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले नासिक के शिरडी मंदिर गए, इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर में सबसे बड़े एक बांध परियोजना का उद्घाटन किया और वहां अलग अलग विकास प्रोजेक्ट्स का भी उन्होंने लोकार्पण किया। अहमदनगर के बाद वो वापस शिरडी आए, शिरडी के बाद वहां से गोवा गए जहां उन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और फिर कल रात को 12 बजे वो गोवा से दिल्ली लौटे और आज सुबह 9 बजे फिर से काम पर चले गए और अब भी वो अपने घर पर नहीं लौटे हैं। इसलिए आज अगर आप चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी से देश के काम करने की प्रेरणा ले सकते हैं। उनके शेड्यूल को आप देखिए, उनकी उम्र है 72 वर्ष और वो लगभग 18 घंटे हर रोज काम करते हैं। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिना छुट्टी लिए लगातार वो हफ्ते में 125 घंटे काम करते हैं। तो उनसे कम से कम हमारे देश के युवा तो प्रेरणा ले ही सकते हैं। हालांकि अब आप ये देखिए कि जब भारत के युवाओं के बीच इस बात पर बहस हो रही है कि उन्हें हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए या नहीं, तब चीन और जापान जैसे देशों के युवा अपने ही माता पिता की सेवा करने के लिए अब उनसे सैलरी ले रहे हैं और इस कल्चर को वहां फुल टाइम चिल्ड्रन का नाम दिया गया है। हमारे देश में तो आप जानते हैं, हमारे संस्कारों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा करनी है। हमारे यहां माता पिता की सेवा सेवा भाव से होती है, लेकिन दूसरे देशों में अब ये एक उद्योग बन गया है। यानी ये ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ फुल टाइम रहते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं और इसके बदले में उनके माता पिता अपने बच्चों को हर महीने सैलरी यानी तनख्वाह देते हैं। चीन में ऐसे फुल टाइम बेटे या बेटी को हर महीने भारतीय रुपयों में
50,000 रुपए तक की सैलरी आजकल मिल रही है, जबकि जापान में ऐसे बच्चों को उनके माता पिता की सेवा करने के लिए हर महीने 35 से 55,000 रुपए की सैलरी माता पिता दे रहे हैं। अब देखिए बच्चे कौन हैं? ये सारे वो बच्चे हैं जो कुछ समय पहले तक अपने माता पिता से अलग रह रहे थे, लेकिन कोविड के दौरान नौकरी चले जाने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से या अपनी नौकरी में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इन लोगों ने अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला किया और अब ये अपने माता पिता की सेवा करने के बदले में उनसे हर महीने तनख्वाह लेते हैं, उन्हीं के घर पर रहते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, इनका पैसा बच जाता है क्योंकि ये किसी दूसरे शहर में अगर इतना बड़ा मकान लेकर रहेंगे तो इनके अपने खर्चे बहुत ज्यादा हैं और शायद इन्हें उतने पैसे की नौकरी ना मिले, तो बाहर सरवाइव करना मुश्किल है। जैसे ही अपने घर आते हैं तो घर माता पिता का मिल गया, पूरा सेटअप माता पिता का मिल गया और अब ये कोई और काम नहीं करते, सिर्फ माता पिता की सेवा करते हैं और कहते हैं कि आप ही हमें हर महीने एक सैलरी दे दीजिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब माता पिता की सेवा करना भी एक उद्योग बन गया है। अब एक तरफ तो वो युवा हैं जो अपने काम में ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि बस मोबाइल पर इस तरह स्वाइप करके ही पूरा दिन निकल जाए और इसी से पैसे भी आ जाए, और एक तरफ वो युवा हैं जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा को ही अब अपनी नौकरी बना लिया है। हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो देश के डॉग लवर्स को बहुत पसंद आएगी, और यह खबर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। वाराणसी की गलियों में भटकने वाली एक स्ट्रीट डॉग की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है और इस स्ट्रीट डॉग का नाम है जया। जया अब 31 अक्टूबर को भारत से नेदरलैंड्स के लिए उड़ान भरेगी, क्योंकि नेदरलैंड्स की एक महिला ने जया को अडॉप्ट कर लिया है, इसे अपना लिया है। भारत के ज्यादातर लोग विदेशी नस्ल के डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं और वो अपने पेट डॉग्स की ब्रीड की तारीफ करते थकते नहीं, और बहुत सारे लोगों के लिए देसी डॉग्स पालना स्टेटस के खिलाफ है, जबकि फॉरेन ब्रीड्स को स्टेटस सिंबल माना जाता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो फॉरेन ब्रीड्स के कुत्ते होते हैं ये असल में घर के लिए ही बने होते हैं, ये आपके घर का जो परिवेश होता है उसमें बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन नेदरलैंड्स की इस महिला ने भारत से देसी नस्ल की इस डॉग जिसका नाम है जया, इसे अडॉप्ट करके एक नई मिसाल हमारे देश के लोगों के सामने पेश की है। अब देखिए पूरी कहानी क्या है। इस साल अप्रैल के महीने में यह महिला वाराणसी घूमने आई थी नेदरलैंड से, और जब वो गंगा किनारे एक घाट पर घूम रही थी तब एक स्ट्रीट डॉग भी उसके साथ साथ चलने लगा, और वो स्ट्रीट डॉग ये जया नाम की डॉग थी। और इस महिला ने इस डॉग के साथ दोस्ती कर ली क्योंकि ये लगातार इस महिला का पीछा कर रही थी। थोड़ी देर के बाद महिला ने देखा कि बाकी के जो स्ट्रीट डॉग्स थे उन्होंने इस डॉग के ऊपर, जया के ऊपर हमला कर दिया। फिर इस महिला ने जया को उन बाकी स्ट्रीट डॉग से बचाया और इसकी पूरी देखभाल की, और धीरे धीरे इस महिला को जया से लगाव हो गया। दोनों के बीच बहुत घनिष्ठता वाली मित्रता हो गई और उन्होंने फिर इसे नेदरलैंड्स ले जाने का फैसला किया। इस महिला ने जया को नेदरलैंड्स ले जाने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली, और पूरे कागज तैयार करने में इस महिला को 6 महीने का समय लगा। और इस महिला ने पहले एक एनजीओ के माध्यम से इस डॉग को अडॉप्ट किया, फिर भारत और नेदरलैंड्स दोनों ही देशों की अथॉरिटीज से अप्रूवल मिलने के बाद जया का एनिमल पासपोर्ट तैयार हुआ। यह जया का पासपोर्ट है, देखिए। और अब जया नेदरलैंड्स जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो 31 अक्टूबर को दिल्ली से नेदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम के लिए रवाना होने वाली है। I came here to travel and to explore the city, and when I was walking around Munshigat, Jaya approached us, and she was very sweet. She wanted to cuddle with us, and she wanted some food, and then afterwards we wanted to continue, and she started to follow us. And then unfortunately she got attacked by another dog. A guard came in between and rescued her, but I really had the feeling that I needed to rescue her, so I contacted Animoto. And at first it was not the intention to adopt her, I just wanted to get her off the streets. But then he told me that it's actually the possibility to adopt her and bring her to Amsterdam,
So I said yes, and that's when the adoption process started. Jaya will go to Amsterdam, and very recently, around a few months ago, Moti, our first dog who was adopted internationally, went to Milan in Italy. So she was also a very beautiful dog. Gives us such a amount of joy that we have been able to relocate someone from the streets of Varanasi to an international citizen. भारत में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या लगभग 6.5 करोड़ है और हमारी आबादी है लगभग 142 करोड़ के आसपास। यानी हमारे देश में हर 23 लोगों पर एक स्ट्रीट डॉग है। इसलिए सोचिए, अगर इन 23 लोगों में से एक व्यक्ति ने भी यह तय कर लिया कि वो इन स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करेगा, तो इन 6.5 करोड़ डॉग्स की किस्मत बदल जाएगी और इन्हें रहने के लिए एक नया घर मिल जाएगा। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इन इंडी डॉग्स को अपनाकर, यानी जो देसी नस्ल के जो डॉग्स हैं, इन्हें अपनाकर इन्हें एक नया जीवन दे सकते हैं, इन्हें एक नया परिवार दे सकते हैं, इन्हें एक नया घर दे सकते हैं। हमारे देश में वैसे तो लोग विदेशी ब्रीड के डॉग्स लेते ही रहते हैं। हजारों रुपए में, कई बार लाखों रुपए में इन डॉग्स को हमारे देश के लोग खरीद कर लाते हैं, अपने घर में रखते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग शिकारी कुत्तों को लेकर आते हैं जो खास तौर पर घरों में रहने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन उन्हें भी घर में लेकर आते हैं। बहुत बार ऐसे ब्रीड्स को लेकर आते हैं जो सिर्फ ठंडे प्रदेशों के लिए बने हैं, जो सिर्फ ठंडे देशों में रह सकते हैं, उन्हें भी हम अपने देश में ले आते हैं। यानी हर ब्रीड एक अलग माहौल के लिए होता है, एक अलग तरह के मौसम के लिए होता है, अलग तरह के देश के लिए होता है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर आप इंडी डॉग्स को, यानी जो देसी नस्ल के जो डॉग्स हैं, उन्हें अगर आप अपनाते हैं तो ये हमारे देश के माहौल के हिसाब से सबसे ज्यादा स्वस्थ और सबसे ज्यादा एडजस्ट करने वाली ब्रीड है, जिसे लेकर आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और हमारे देश की जो सरकारें हैं, वैसे तो ये नगर निगम का काम है हर शहर का कि वो इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए शेल्टर होम्स बनवाए और उन्हें वहां रखे, उनकी देखभाल करे। लेकिन नगर निगम तो जैसा काम करता है आप जानते ही हैं। लेकिन अगर समाज ये तय कर ले, अगर हमारे देश के इतने करोड़ों जो लोग हैं, हमारे देश के जो लाखों परिवार हैं, या एक मोहल्ले के ही लोग अगर ये तय कर लें कि वो अपने मोहल्ले में स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करेंगे, उन्हें खाने के लिए जो है भोजन देंगे, उनके लिए एक छोटा सा शेल्टर बना देंगे, तो भी इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत मदद हो जाएगी। और जिंदगी में 2 बातों की गिनती करना छोड़ दीजिए, खुद का दुख और दूसरों का सुख, और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी आसान और खुशनुमा हो जाएगी।